हेलो एवरीवन, वेलकम टू DLED PR एकेडमी। माय नेम इज़ महानवी शर्मा। जैसा कि कल की क्लास में हम लोगों ने प्रतिभाशाली बालक के बारे में पढ़ा था और हमने ये भी जाना था कि कैसे विशिष्ट बच्चों को हम लोग वर्गीकृत करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ यानी कि अक्षमता के प्रकार। बच्चों, आपकी B.Ed की इंक्लूसिव एजुकेशन की जो क्लास है वो रोज़ाना 1 बजे यूट्यूब पर होती है, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो और आपको क्लास के बारे में पता चलती रहे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है DLED B.Ed एकेडमी। वहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, B.Ed के भी और DLED के भी। तो आप लोग हमें वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं या फिर क्लास के एंड में आप लोग अपना नाम और अपना सब्जेक्ट कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। बच्चों, शैक्षिक कौशल जो एजुकेशनल स्किल्स होती हैं उनको सीखने में जब समस्या आती है तो विकलांग बच्चे जो हैं स्कूल छोड़ने की कगार पर आ जाते हैं क्योंकि उनका मन नहीं लगता पढ़ाई में। वो अपनी विकलांगता के कारण स्वयं को निम्न स्तर पर महसूस करते हैं, इसीलिए वो समायोजन नहीं कर पाते हैं। तो आइए जानते हैं कि विकलांगता के प्रकार कौन कौन से हैं। शैक्षिक कौशल सीखने में समस्या के कारण विकलांग बच्चे स्कूल छोड़ने के जोखिम में हैं। विकलांगता के प्रकार के आधार पर बच्चे स्कूल में समस्याएं महसूस करते हैं। हम संक्षेप में इन विकलांगताओं के प्रकार को देखते हैं जो सीखने में बाधक है। तो पहली है अधिगम संबंधी विकलांगता वाले बच्चे, यानी कि जो लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं उनके बारे में जानते हैं। विभिन्न स्तर पर मानसिक रूप से मंद बच्चों को सीमित संकल्पनात्मक अधिगम क्षमता के कारण कक्षा में न्यूनतम स्तर तक सीखने में समस्या होती है। मतलब जो बच्चे लर्निंग डिसेबिलिटी से परेशान हैं वो बच्चे छोटी से छोटी चीज़ भी नहीं सीख पाते हैं। विशेष अधिगम विकलांगता वाले बच्चे मूल शैक्षिक कौशल जैसे कि जो बेसिक स्किल्स होती हैं, बेसिक एजुकेशनल स्किल्स होती हैं, जैसे कि पढ़ना लिखना गणित अर्जन करना, इनमें उन्हें दिक्कत महसूस होती है। जो लोग विशेष अधिगम जो लोग अधिगम विकलांगता से ग्रस्त होते हैं उनको बेसिक स्किल्स में भी दिक्कत होती है। इनमें से कई बच्चों की समस्या शिक्षक पहचान तक नहीं पाते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सामाजिक भावनात्मक व व्यवहारगत विकलांगता वाले बच्चे। कुछ ऐसी विकलांगताएं हैं जिनके कारण बच्चे कक्षा के कार्य नहीं कर पाते। ये उनके सामाजिक कौशलों में कमी, भावनात्मक गड़बड़ियाँ या व्यवहारिक समस्याओं के कारण हो सकता है। शिक्षक ऐसे बच्चों को गलत समझते हैं क्योंकि वे इस प्रकार की परिस्थितियों से अवगत नहीं होते। भाषा और संप्रेषण की समस्या, यानी कि वो बच्चे जिन्हें लैंग्वेज प्रॉब्लम है और जो कम्युनिकेशन ठीक से नहीं कर पाते हैं। संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन। कई बच्चे बाहर से तो अपनी उम्र के बच्चों की ही तरह दिखाई देते हैं, परंतु उन्हें समझने में या उपयुक्त भाषा के माध्यम से व्यक्त करने में समस्या होती है। ऐसे बच्चे शैक्षिक व गैर शैक्षिक दोनों प्रकार की गतिविधियों में समस्या महसूस करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे संवेदी हानि। बच्चों, संवेदी यानी कि सेंसेस, जो हमारे सेंसेस होते हैं ना, कितने सेंसेस होते हैं हमारे? 5 सेंसेस होते हैं ना। कौन कौन से होते हैं? आईज, ईयर, नोज, टंग और स्किन। स्कूलों में ऐसे बच्चे भी होते हैं जिन्हें सुनने या देखने की समस्या होती है। यह समस्या थोड़ी या कभी बहुत गंभीर भी हो सकती है। आंशिक रूप से दिखना या सुनने के शैक्षणिक प्रभाव बहुत हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं भौतिक विचलन। स्कूल जाने की उम्र के बच्चों में गति में परेशानी या तो बड़ी पेशियों के कारण हो सकती है या फिर छोटी पेशियों के कारण। ये हड्डियों, तांत्रिकाओं या मांसपेशियों से संबंधित हो सकती है,
जिस कारण शरीर के विभिन्न अंगों में समन्वय नहीं होता। इससे स्कूल में छोटी से लेकर बड़ी समस्याएं हो सकती हैं। यानी कि जो बच्चे हैं, जो मोटर स्किल्स डेवलपमेंट जिनके अंदर अच्छे से नहीं हुआ है, वो स्कूल में छोटी से लेकर बड़ी समस्याओं का शिकार हो सकते हैं। अब जानते हैं स्वास्थ्य समस्याएं। जो बच्चे कई समस्याओं से जूझ रहे हैं, स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं, उन्हें लंबी अवधि तक स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। यह एक कारण है कि बच्चे जो हैं वो शिक्षा बीच में ही छोड़ देते हैं। अब हम पढ़ेंगे कॉग्निटिव डिसेबिलिटी, यानी कि संज्ञानात्मक अशक्तता। यह शब्द तब प्रयुक्त होता है बच्चों, जब एक व्यक्ति के मानसिक कार्यों को करने में या कौशलों जैसे बातचीत करने, स्वयं का देखभाल करने और सामाजिक कौशलों में निश्चित सीमाएं होती हैं। ये सीमाएं एक विशिष्ट बच्चे की अपेक्षा ऐसे बच्चों में बहुत धीरे धीरे सीखने और विकसित होने के कारण होंगी। मानसिक मंदन वाले बच्चे, यानी कि जो मानसिक कमी से जो बच्चे हैं, वो बोलने, चलने और अपनी व्यक्तिगत ज़रूरतों का ध्यान रखने में अधिक समय लेते हैं। यानी कि जैसे कोई बच्चा है जो ढंग से नहीं बोल पा रहा है, अपनी चीज़ को हकला रहा है, तो वो बहुत धीरे धीरे बोलेगा, तो ज़्यादा समय लेगा अपनी बात को कहने में। या फिर कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो खाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं, धीरे धीरे ही खाते रहते हैं। उन्हें विद्यालयों में सीखने में कठिनाई संभव है। वे सीखेंगे लेकिन उनमें अधिक समय लेंगे। हो सकता है वे कुछ चीज़ों को ना सीख सकें। एक मानसिक बाधित बच्चा वह है, यानी कि मेंटली डिसेबल्ड चाइल्ड वो है जिसमें औसत से कम सामान्य बौद्धिक क्षमता है। जिसकी जो बौद्धिक क्षमता वो क्या है, औसत से कम है, तथा धीमा बौद्धिक विकास है। यानी कि जिसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो कैसा है, बहुत ही स्लो है। मंदन की सीमा कम से गंभीर हो सकती है। यानी कि हो सकता है उसकी मेंटल डिसेबिलिटी कम हो, या फिर ये भी हो सकता है कि उसका मेंटली डिसेबल जो है वो बहुत ज़्यादा ही रूप से हो। यह विकासात्मक अवधि के दौरान जीवन में पहले ही आता है। अब जानते हैं इसके बच्चों के आईक्यू के बारे में। एक मानसिक बाधित बच्चे का आईक्यू औसत की अपेक्षा कम होता है। ये हमने अभी पहले ही पढ़ लिया, 1-2 लाइन पहले। उनमें से कुछ एक सामान्य बच्चे की कक्षा में भी प्रशिक्षित हो सकता है तथा उसे स्वयं एवं राष्ट्र के लिए लाभप्रद बना सकता है। किंतु अन्य इतने अधिक मानसिक क्षीण होते हैं कि वे किसी कार्य से प्रशिक्षित नहीं हो सकते। यानी कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिनको हम पढ़ा सकते हैं, प्रशिक्षित कर सकते हैं और वो स्वयं और राष्ट्र के लिए लाभप्रद हो सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चे इतने मानसिक क्षीण हैं कि वो किसी भी कार्य से प्रशिक्षित नहीं हो सकते। इस प्रकार कुछ मानसिक क्षीण बच्चे शिक्षणीय हैं, जबकि गंभीर क्षीणता वाले बच्चे अन्य केवल प्रशिक्षणीय हैं। मानसिक मंदन को आईक्यू पर निर्भर कर वर्गीकृत किया गया है। तो एक तरफ तो आपका अशक्तता के स्तर दे दिए गए हैं और दूसरी तरफ आईक्यू का लेवल दे दिया गया है। गंभीरता का स्तर, कम मानसिक मंदता। यदि कोई बच्चे का मानसिक मंदता जो है वो कम है, तो उसका आईक्यू लेवल कितना होगा बच्चों, 50 to 75। और अगर वो नॉर्मली मेंटली डिसेबल्ड है, मेंटली रिटार्डेड है, साधारण मानसिक मंदता है उसके अंदर, तो उसका आईक्यू लेवल कितना होगा, 35 to 49। और अगर वो गंभीर मानसिक मंदता है उसके अंदर, तो वो उसका आईक्यू लेवल होगा 20 to 34। और गौण मानसिक मंदता, यानी कि बहुत गंभीर से भी बहुत ज़्यादा अगर मानसिक मंदता है उसके अंदर, तो वो उसका आईक्यू लेवल 20 से कम होगा। अब इसके कारण जानते हैं कि आखिर क्यों बच्चा संज्ञानात्मक अशक्तता का शिकार हो जाता है। पहला तो ये संक्रमण एवं उन्मादन, एक्स, रूबेला, सिफिलिस, इंसेफ्लाइटिस, मेनिंजाइटिस, यानी कि ऐसे संक्रमण रोग हैं जिनकी वजह से ये हो सकता है, संज्ञानात्मक अशक्तता। दूसरा,
सदमा एवं शारीरिक कारक जैसे कि एक्सीडेंट, दुर्घटना, जन्म के दौरान या बाद, या फिर एनक्सिया के कारण। तीसरा, उपापचय एवं पोषण यानी कि एक्स फैमिली कीटोन्यूरिया। और चौथा है सकल मस्तिष्क रोग जैसे कि ट्यूमर। और पांचवा है पैतृक प्रभाव। उसके बाद गुणसूत्रीय असमानता जैसे कि डाउन सिंड्रोम जो होता है। और लास्ट है मनोविकार। आज तक एक कारण के रूप में विरले ही देखा गया हो। कारक जो संज्ञानात्मक बाध्यता के कारण प्रभावित होते हैं। संज्ञानात्मक अशक्तता वाले बच्चों में स्मृति समस्याएं, जागरूकता समस्याएं, समस्या समाधान में परेशानी, भाषाई परेशानी जो समझने में परेशानियां उत्पन्न करता है, तथा लिखित मौखिक भाषा की अभिव्यक्ति की समस्याएं हो सकती हैं। तो बच्चों, जो भी बच्चे संज्ञानात्मक अशक्तता से प्रभावित होते हैं उनको कौन कौन सी समस्याएं हो सकती हैं? देखिए, एक तो स्मृति समस्या उनको हो सकती है, एक जागरूकता समस्या हो सकती है, समस्या समाधान में उनको परेशानियां आ सकती है, और भाषाई संबंधी उनको परेशानियां हो सकती हैं। अब जानेंगे श्रवण एवं वाचन बाध्यता, यानी कि जो बच्चे सुनने में उनको दिक्कत आ रही है और जिन बच्चों को बोलने में दिक्कत आ रही है उनके बारे में जानते हैं। पहला है, श्रवण बाध्यता का तात्पर्य है किसी प्रकार का श्रवण विकार, जबकि बधिरता का तात्पर्य है कान के माध्यम से भाषाई वाचन में भेदभाव करने की अत्यंत अक्षमता। समझ रहे हैं बच्चों? श्रवण बाध्यता यानी कि सुनने में कठिनाई है, उसका तात्पर्य तो ये है कि उनको सुनने में कोई विकार है, किसी प्रकार का सुनने का विकार है। जबकि बधिरता यानी कि जो बहरापन जिसको हम बोलते हैं, उसका तात्पर्य यह है कि कान के माध्यम से भाषाई वाचन में भेदभाव करने की अत्यंत अक्षमता। श्रवण बाधित बच्चे वे हैं जो अपने श्रवण को भाषा के लिए प्रयुक्त नहीं करते। न्यूनतम श्रवण बाधित वाले लोग ऊंचा सुनने वाले कहलाते हैं। सामान्यतः एक व्यक्ति बधिर माना जाता है जब आवाज का स्तर 90 डेसिबल तक सुना जाता है एवं विस्तारित आवाज को नहीं समझा जा सकता। तो कब एक व्यक्ति को बधिर कब माना जाता है? जब वो 90 डेसिबल तक सुने, जो कि सामान्य आवाज की अपेक्षा 5 से 10 गुना अधिक होती है। श्रवण बाधित संवेदी या संचालक हो सकता है। संवेदी श्रवण क्षति में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत श्रवण संबंधी रास्तों में क्षति शामिल होती है, जो काकलिया एवं श्रवण तंत्रिका से शुरू होता है एवं मस्तिष्क कोशिका तथा प्रमस्तिष्कीय वल्कल को शामिल करता है। जबकि संचालक श्रवण शक्ति कान के बाह्य या मध्य की क्षति है, जो ध्वनि तरंगों को काकलिया तक पहुंचने में बाधा करती है। तो संवेदी तो बच्चा वो हुआ जो अपने सेंसेस, मान लीजिए कि किसी बच्चे के जो सेंसेस आ रहे हैं न्यूरॉन से, नर्व सेल से जो सेंसेस आ रहे हैं कान तक, वही अगर खराब हो गए हैं तो वो तो श्रवण बाधित संवेदी हो जाएगा। लेकिन अगर जैसे कान हमारा 3 पार्ट में डिवाइड होता है, फ्रंट ईयर, मिडल ईयर और बैक ईयर, तो फ्रंट और मिडिल ईयर में अगर कोई दिक्कत है तब वो संचालक श्रवण क्षति कहलाता है, जिसमें ध्वनि तरंग जो है वो काकलिया तक पहुंचने में अक्षम होती हैं। अब हम जानते हैं इसके कारण, यानी कि बधिरता के मुख्य कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो बधिरता के मुख्य कारण हैं आनुवांशिक, दुर्घटना एवं बीमारी, यानी कि हेरिडिटी भी हो सकता है इसका मुख्य कारण, कोई दुर्घटना या फिर कोई बीमारी जो काफ़ी लंबे समय से चली आ रही हो। बधिरता के सभी मामलों में लगभग 50% आनुवांशिक कारक हैं जो बधिरता के संभावित कारण हैं। पर्यावरणीय घटना यानी कि जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि दुर्घटना, बीमारी, स्वतः विषाक्त दवाइयाँ आदि बहुत से मामलों में बधिरता के लिए उत्तरदायी हैं।
गर्भवती माँ द्वारा संचरित रूबेला या अन्य वायरल संक्रमण एक अजन्मे बच्चे को बहरा कर सकता है। जन्म की प्रक्रिया से संबद्ध जोखिम श्रवण को प्रभावित कर सकती है। यानी कि जन्म की प्रक्रिया में कोई ऐसा एक्सीडेंट हो गया हो जिसकी वजह से, कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जिसकी वजह से बच्चा जो है वो, उसकी श्रवण शक्तियाँ हैं वो प्रभावित हो गई हों और वो बहरा हो गया हो। बीमारी या संक्रमण बड़े बच्चों में बधिरता के कारण हो सकते हैं। शोर का लगातार उच्च स्तर गंभीर संवेदी तंत्र की श्रवण क्षति का क्रमिक एवं संभावित कारण हो सकता है। यानी कि कोई बच्चा अगर बहुत टाइम तक, लंबे समय तक कंटिन्यू बहुत तेज़ आवाज़ में, एकदम शोर वाली आवाज़ में सुन रहा है किसी चीज़ को, तो उसको ये श्रवण संबंधी विकार हो सकता है। उसी प्रकार ट्यूमर, विस्फोटक आवाज़, खोपड़ी या कान में चोट बधिरता को जन्म दे सकती है। अब ये पढ़ते हैं कि वो कौन से कारक हैं जो श्रवण बाधिता के कारण प्रभावित होते हैं। एक श्रवण बाधित बच्चा संप्रेषण कौशल के रूप में भाषा एवं वाचन को सीखने पर विचारणीय समय व्यतीत करना चाहता है, जो कि उन्हें शिक्षा ग्रहण करने और सामाजिक कौशलों को विकसित करने में सहायता करेगा। अब आते हैं वाचन दुर्बलता पर, यानी कि वाचन बाधिता। वाचन बाधिता का विस्तार अभिव्यक्ति की समस्याओं या आवाज़ की शक्ति से पूर्ण आवाज़ विहीनता, पुराने स्वरभंग, हकलाहट तक होता है। वाचन परेशानियां सेरेब्रल पाल्सी, श्रवण बाधिता एवं मस्तिष्क चोट से संबंधित भी हो सकती है। वाचन परेशानियों वाले बच्चे को समझने एवं विचारों को व्यक्त करने में कठिनाइयां हो सकती हैं। कारण: विलंबित वाचन, बहुसंख्यक शर्तें, मानसिक मंदन, श्रवण बाधिता एवं व्यवहारात्मक विकार विलंबित वाचन के कारण हो सकते हैं। तो विलंबित वाचन यानी कि जो देर से बच्चे बोलते हैं, उनके क्या क्या कारण हो सकते हैं? जैसे कि मानसिक मंदन, वो मेंटली रिटार्डेड है, इसीलिए वो बहुत देर से चीज़ों को बोल रहा है। श्रवण बाधिता, उसको सुनने में दिक्कत है, अब वो जब सुन ही ठीक से नहीं रहा तो वो जल्दी कैसे बोल देगा? जब वो सुनेगा तब कहीं वो समझेगा, तब वो कहीं धीरे धीरे बोल पाएगा। और व्यवहारात्मक विकार, यह भी एक कारण हो सकता है। कटे फटे तालु, मुंह एवं होठ में, जो ओष्ठ में संरचनात्मक कमियां, यानी कि मुंह या होठ में जो है कुछ संरचनात्मक कमियां हैं, वाचन अशक्तताओं के कारण हो सकती हैं। वाचन कमियों का संवेदनात्मक एवं मनोवैज्ञानिक उद्भव भी है। प्रेरण का अभाव, अनुकूलन न करने योग्य व्यवहार जैसे समन्वय में अति गतिशीलता एवं सामान्य व्यवहारात्मक विकारों या आनुवंशिकता। कारक जो वाचन बाधिता के कारण प्रभावित होते हैं। वाचन विकार से ग्रस्त विशेषतः बड़े बच्चों में नकारात्मक सामाजिक प्रभाव होते हैं। वाचन विकार वाले बच्चे अपने विकार के कारण दबंगई के लक्ष्य हो सकते हैं। दबंगई घटे हुए आत्मसम्मान में परिणत हो सकता है। बाद के जीवन में एक सामान्य जनसंख्या द्वारा दबंगई कम अनुभूत किया जाता है, क्योंकि अपनी उम्र के अनुसार वे अधिक समझदार हो जाते हैं। अब जानते हैं दृष्टि बाधिता, यानी कि विजुअली इम्पेयर्ड। खराब दृष्टि वाले बच्चों के लिए दृष्टि बाधिता बच्चे जो प्रकाश को देख सकते हैं किंतु आकार को नहीं। बच्चे जिन्हें प्रकाश का बिल्कुल ही ज्ञान नहीं है, दृष्टि बाधित होते हैं। यद्यपि सामान्य चर्चा के लिए यह जनसंख्या के लिए सोचना लाभप्रद है, जो दो बड़े समूहों को प्रस्तुत करते हैं, वो जो कम दृष्टि वाले हैं और वो जो वैधानिक रूप से अंधे हैं। यानी कि दो रूप से दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं। एक तो वो जिनकी दृष्टि जो है वो कम है, और दूसरे जो पूर्ण रूप से जो है अंधे हैं। एक बच्चे को वैधानिक रूप से अंधा तब कहा जाता है जब उसकी दृष्टि क्षमता
यानी कि जो विजुअल कैपेबिलिटी होती है उसकी वो 20/200 हो, यानी कि 6/12 हो गई। अगर 6/12 अगर किसी की दृष्टि क्षमता होती है तो वह अंधा कहा जाता है। या सुधार के पश्चात भी बुरी हो या उसकी दृष्टि का क्षेत्र 20 डिग्री से कम हो। सुधार के पश्चात अच्छी आंख में 20 डिग्री से कम हो। कम दृष्टि में शामिल समस्याएं। अब किसी को कम दृष्टि है, कम दृष्टि की वो है, परेशानी है, तो उसको क्या क्या समस्याएं होती हैं, जैसे कि उसका दृष्टि का धुंधलापन, उसको देखने में धुंधला धुंधला महसूस हो सकता है। आंख पर परत, धुंध दृष्टि, अत्यधिक नज़दीक या दूरदृष्टिपन, दृष्टि की विकृति, आंखों के आगे धब्बे, रंगों की विकृति, दृश्य क्षेत्र की कमी, सुरंग दृष्टि, बिना परिधि दृष्टि, प्रकाश या चमक के प्रति असामान्य संवेदनशील एवं रात्रि अंधिका, रात में जो जिन लोगों को नहीं दिखाई देता है, ये सब किस में आते हैं? कम दृष्टि वालों में। अब कारण जानते हैं कि किस वजह से दृष्टिबाधिता के कौन कौन से जो हैं दृष्टिबाधिता के मुख्य कारण हैं। पहला है विटामिन ए की कमी। विटामिन ए की कमी से जो है ब्लाइंडनेस हो सकता है। गर्भावस्था के दौरान कुछ असामान्यताओं से उत्पन्न सहज मोतियाबिंद या वंशानुगत, यानी कि गर्भावस्था के दौरान कुछ ऐसी असामान्यताएं होगी जिसकी वजह से बच्चा जो है वो सहज मोतियाबिंद का शिकार हो गया, या फिर ये हेरिडिटी पर पूरा डिपेंडेंट है। इंक्यूबेटर में अपरिपक्वता के रेटिनोपैथी को दूर करने के लिए दिए जाने वाले उच्च सांद्रता के ऑक्सीजन के प्रचालन में अपरिपक्वता जो दृष्टि क्षति का कारण हो सकती है। मोतियाबिंद प्राय उच्च आयु में होता है। ऐसी स्थिति को शल्य चिकित्सा के द्वारा उपचारित किया जाता है। ग्लूकोमा, आंख में उच्च दबाव के परिणाम स्वरूप रेटिना को नुकसान, यानी कि आंखों में जो उच्च दबाव है उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? रेटिना को नुकसान हो सकता है ग्लूकोमा की वजह से। आइए अब देखते हैं गति प्रेरक बाध्यता, यानी कि गत्यात्मक बाध्यता, जिसको हम कह सकते हैं जो मोटर स्किल्स होती हैं अपनी साइकोमोटर स्किल्स। गति प्रेरक बाध्यता वाले बच्चे विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों की श्रेणी में से एक हैं एवं अनिवार्यतः अन्यों के समान समाज के सदस्य हैं। ऐसे बच्चे एवं सामान्य बच्चों में उनके मनोवैज्ञानिक बनावट में बहुत अधिक अंतर नहीं है। उनकी अपनी अपवादात्मकताएं एवं समाज में प्रभाव हैं। पहले वे सहानुभूति से देखे जाते थे, किंतु सामाजिक जागरूकता के जागृत होने से विभिन्न रूप से सक्षम लोगों के प्रति सामान्य मनोवृत्ति भी परिवर्तित हो गई है। एक गति प्रेरक बाध्यता शरीर की एक स्थिति है जो बच्चे को विद्यालय में सामान्य प्रगति करने से रोकता है, जैसे कि औसत बच्चे करते हैं। विभिन्न योग्यताओं को नियंत्रित करने के लिए या उन पर पार पाने के लिए उन्हें विशेष ध्यान एवं उपकरण अपेक्षित होते हैं। कारक जो गति प्रेरक बाध्यता के कारण प्रभावित होते हैं। गति प्रेरक बाध्यता वाले लोगों द्वारा सामना की जाने वाली समस्या इनमें शामिल है, यानी कि जो लोग गति प्रेरक बाध्यता से इसकी परेशानी से जो ग्रस्त रहते हैं उनको ये समस्याएं होती हैं। कौन कौन सी समस्याएं होती हैं? उनकी मांसपेशी का खराब नियंत्रण होता है, उन पर कोई कंट्रोल नहीं होता मांसपेशियों पे। कमज़ोरी एवं थकान होती है उनको, और चलने में दिक्कत होती है, बात करने में दिक्कत होती है, देखने, बोलने, समझने या कोई भी चीज़ पकड़ने में उनको दिक्कत होती है। और ये किस वजह से होता है? क्योंकि उनको कमज़ोरी होती है। कमज़ोरी या दर्द के कारण उनको ये सब हो सकता है। चीज़ों तक पहुंचने में परेशानी या जटिल या यौगिक संचालनाओं को करने में परेशानी, जैसे कि धक्का देना या घूमना, इसमें उनको परेशानी हो सकती है। मेरुरज्जु की चोट वाले लोग अपने अंगों का उपयोग करने में अक्षम होते हैं। कई प्रकार की शारीरिक अशक्तताओं वाले लोगों के लिए मुड़ने वाली गतियां मुश्किल या
असंभव हो सकती हैं। प्रमस्तिष्क पक्षाघात, मेरुरज्जु चोट, आर्थराइटिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मांसपेशियां कुपोषण आदि, ये सब क्या है? ये सब प्रॉब्लम्स हैं जो कि गति प्रेरक बाध्यता से ग्रसित बच्चों को हो सकती हैं। अब देखते हैं बहुबाध्यता, यानी कि मल्टीपल डिसेबिलिटी, यानी कि एक बच्चे को कई सारी डिसेबिलिटीज हैं। यह पता लगाना सामान्य है कि एक अकेले प्रकार की बाध्यता का जो कुछ भी कारण है वह अन्यों का भी कारण है। यह विशेष रूप से जहाँ बीमारी या आघात गंभीर है या बढ़ती उम्र के कारण उत्पन्न बाध्यता के मामले में सत्य है। बधिर एवं अंधता एक सामान्य रूप से चिन्हित समुच्चय है। इनमें से अधिकांश व्यक्ति ना तो पूर्ण रूप से बधिर होते हैं, ना ही पूर्णतः अंधे, किंतु दृष्टि एवं श्रवण बाध्यता दोनों के विस्तार जो कि बधिरता या अंधता के लिए रणनीतियां अलग अलग कार्य नहीं करती हैं। अब कारण जानते हैं कि मल्टीपल डिसेबिलिटी के क्या क्या कारण हो सकते हैं। बहुविकारों के बहुत से सामाजिक, पर्यावरणीय और शारीरिक कारण हैं। यद्यपि कुछ एक निश्चित कारण कभी भी निर्धारित नहीं किए जा सकते। जब डिसेबिलिटीज़ ही ज़्यादा मल्टीपल हैं तो कारण एक कैसे हो सकता है? बहुविकारों को उत्पन्न करने वाले सामान्य कारकों में शामिल है। आइए पढ़ते हैं कौन कौन से कारक हैं। जन्म के दौरान या पश्चात मस्तिष्क में चोट या संक्रमण, वृद्धि या पोषण समस्याएं, यानी कि उनकी वृद्धि ठीक से नहीं हो पाई, उनका पोषण ठीक से नहीं हुआ, चाहे वो प्रसव पूर्व हुआ हो चाहे प्रसव के बाद उनको ये समस्याएं हुई हों। गुणसूत्रों या जीनों की असामान्यताएं, जन्म के अपेक्षित समय से काफ़ी पूर्व जन्म या फिर अत्यंत अपरिपक्वता भी कहा जा सकता है, यानी कि जो एक टाइम होता है डिलीवरी टाइम, उससे पहले ही बच्चे का बहुत पहले ही उसका जन्म हो गया हो, इस वजह से वो इमेच्योर हो। माता द्वारा लिया गया खराब भोजन तथा न्यूनतम स्वास्थ्य देखभाल, यानी कि जो मदर है उसने स्वस्थ भोजन ना खाया हो, हेल्दी और हाइजीन भोजन उसने ना खाया हो, उसने अपने स्वास्थ्य की देखभाल भी ना की हो। गर्भावस्था के दौरान मादक ड्रगों का सेवन किया हो, उसने अल्कोहल पी हो, धूम्रपान किया हो। ड्रग संबंधित प्रसवपूर्ण विकासात्मक अनदेखी, जैसे थैलिडोमाइड, मतलब ड्रग्स ले रही हो माँ प्रसव से पूर्व। तो ये सब कारण है जिसकी वजह से बच्चा जो है मल्टीपल डिसेबिलिटी का शिकार हो सकता है। अब पढ़ते हैं अधिगम अशक्तता, यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटीज। अधिगम अशक्तता स्थितियों के एक विपरीत समूह में से कोई एक है जो तंत्रिका तंत्री उद्भव पर विश्वास रखता है, जो श्रवण, दृश्य या स्थानीय सूचना या इन सूचनाओं के रूपों में कोई समुच्चय को महसूस करने या संशोधित करने में सार्थक परेशानियों का कारण है। अधिगम कठिनाइयाँ प्राय बच्चों में औसत या औसत के ऊपर की बुद्धि में होता है तथा उनमें एक या एक से अधिक आधारभूत प्रक्रियाओं को समझने, बोलने या लिखने में शामिल होते हैं। वे विकारों को शामिल करते हैं जो बाधित कार्यों जैसे पढ़ने, डिसलेक्सिया, लिखने, डिस्ग्राफिया तथा गणितीय गणना डिस्कैल्कुलिया में है। वे जिन पैटर्नों को दिखाते हैं उसके प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत विस्तृत रूप से बदलते रहते हैं। बौद्धिक क्षमता, उपलब्धि एवं निर्गम, सूचना व्यक्त करना और जवाब देने के बीच चिन्हित असंगति है। इसके कारण क्या क्या हैं? अधिगम अशक्तताओं के लिए कारण को कोई अच्छी तरह से समझ नहीं पाया है तथा कभी कभी इसके लिए स्पष्ट कारण भी नहीं होते हैं। फिर भी तंत्रिका तंत्री बाध्यता के कुछ कारण इसमें शामिल हैं, जैसे कि आनुवंशिकता। अधिगम अशक्तताएं प्राय परिवार में चलती हैं। गर्भावस्था एवं जन्म के दौरान समस्याएं कोई हो गई हों, जैसे कि मस्तिष्क के विकास में असामान्यताएं, बीमारी या चोट या अल्कोहल ड्रग के प्रति अधिक लगाव, जन्म के समय कम वजन, ऑक्सीजन का वंचन या फिर अपरिपक्व जन्म के परिणाम स्वरूप अधिगम अशक्तताएं हो सकती हैं।
जन्म के पश्चात दुर्घटना जैसे सिर की चोट लगना, कुपोषण या फिर विषाक्त प्रदर्शन जैसे कि भारी धातु या कीटनाशक, ये अगर किसी ने ले लिया हो तो उसके कारण भी अधिगम अशक्तताएं हो सकती हैं। आइए अब जानते हैं कौन कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं, कौन कौन सी अधिगम संबंधी कठिनाइयाँ हैं। पहला है डिसलेक्सिया, यानी कि पठन संबंधी विकार, पठन संबंधी समस्या। इसमें बच्चे को पढ़ने में दिक्कत होती है, यानी कि वो अल्फ़ाबेट्स नहीं पढ़ सकता, छोटा आ बड़ा ये नहीं देख सकता, उसको पढ़ने में काफ़ी, ये रीडिंग रिलेटेड डिसेबिलिटी है। दूसरा है डिस्ग्राफिया, यानी कि लेखन संबंधी विकार। इसमें बच्चे को लिखने में, अक्षर बनाने में दिक्कत आती है। डिसकैल्कुलिया, गणना संबंधी समस्या। इसमें बच्चा पढ़ तो सकता है, लिख भी सकता है, लेकिन उसको कैलकुलेशन करने में बहुत दिक्कत आती है। चौथा है डिस्प्रैक्सिया, यानी कि गतक कौशल संबंधी समस्या, यानी कि वो जो साइकोमोटर स्किल्स होती हैं उसमें उसको समस्याएं आती हैं, चलना, उठना, बैठना, दौड़ना, भागना, इन सब में। डिस्मोर्फिया, स्वयं को ज़्यादा सुंदर दिखना, लंबा और ताकतवर समझना। ये वही वाली स्थिति है, मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ। इसके बाद छठा है डिस्थीमिया, यानी कि गंभीर तनाव की अवस्था, यानी कि किसी बच्चे को कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है तो उसको क्या है, डिस्थीमिया लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है। सातवां है अफेजिया, भाषा संप्रेषण संबंधी समस्या, यानी कि किसी को कम्युनिकेशन में, लैंग्वेज कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत है तो वो अफेजिया से ग्रस्त है। और आठवां है प्रोजेरिया, यानी कि कम आयु में वृद्ध दिखना। ऐसे कई बच्चे होते हैं जो कम आयु में वृद्ध दिखते हैं, बूढ़े दिखते हैं, उनको प्रोजेरिया प्रॉब्लम होती है। और नौवां है डिमेंशिया, तर्क ना कर पाना, स्मरण शक्ति कमज़ोर होना। ठीक है। और इसके बाद 10th है बुलीमिया, यानी कि भोजन ग्रहण प्रवृत्ति संबंधी जो है उसको समस्या है। और 11th है ADHD, ध्यान संबंधी विकार जिसको हम कहते हैं ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसमें बच्चा जो है वो एक ही चीज़ पे ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता, इधर उधर अपना ध्यान घुमाता रहता है, ये इससे रिलेटेड है। अब देखते हैं संवेदनात्मक एवं व्यवहारात्मक विकार। संवेदनात्मक एवं व्यवहारात्मक विकार एक व्यापक श्रेणी है जो बच्चों एवं किशोरों में महसूस की गई अधिक विशिष्ट कठिनाइयों को समूहबद्ध करने में सामान्यतः शैक्षिक प्रणाली में प्रयुक्त होता है। एक बच्चा लंबे समय के दौरान एक चिन्हित डिग्री के एक या अधिक निम्नलिखित लक्षणों को प्रदर्शित करता है जो उसकी शिक्षा को बुरी तरह प्रभावित करता है। सीखने में परेशानी जो बौद्धिक, संवेदी या स्वास्थ्य कारकों द्वारा वर्णित नहीं किए जा सकते। सहपाठियों और शिक्षकों के साथ संतोषजनक अंतर्वैयक्तिक संबंधों को बनाए रखने में परेशानी। सामान्य परिस्थितियों के अंतर्गत अनुपयुक्त प्रकार के व्यवहार में अनुभूतियाँ। दुख या तनाव की एक सामान्य व्यापक मनोदशा। व्यक्तिगत या विद्यालय की समस्याओं से संबद्ध शारीरिक लक्षणों या भय विकसित करने की एक प्रवृत्ति। अब देखते हैं क्या कारण है इसके। जीव वैज्ञानिक कारण हो सकता है। संवेदनात्मक एवं व्यवहारात्मक विकार जीनों के माध्यम से वंशागत हो सकते हैं। मस्तिष्क में रासायनिक असंतुलन के कारण या मस्तिष्क में चोट के कारण भी ये हो सकता है। लोगों का पड़ोस भी भूमिका निभा सकता है। यदि युवक मादक पदार्थों का सेवन करता है, अत्यंत तनाव में रहता है और परिवार में कोई मृत्यु हो गई हो या हिंसा को देखा हो तो इस विकार के ये संभावित कारण हैं। तो बच्चों, आज की क्लास में हमने बहुत सारी डिसेबिलिटीज़ देखी, उनके कारण देखे और उनसे क्या क्या परेशानी, क्या क्या समस्याएं होती हैं वो हमने जानी। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और क्लास को शेयर कीजिएगा और ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।